अजीत डोभाल की एंट्री के बाद अमृतपाल सरेंडर करने को तैयार। बिना गोली चले अमृतपाल का हो गया गेम ओवर। अमृतपाल को भारत से बाहर भगाने में क्या पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की का भी है बड़ा रोल। महाकंगाल पाकिस्तान को यूक्रेन ने कर दिया चारों खाने चित। आईएमएफ में पूरी दुनिया ने देखी पाकिस्तान की औकात। जख्मों पर नमक लगाकर आईएमएफ ने किया बेइज्जत। दोस्तों, आज हम आपके साथ दो बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और खालिस्तान ये दोनों सबसे ज्यादा अजीत डोभाल से डरते हैं। अमृतपाल और अजीत डोभाल को लेकर बेहद खतरनाक खुलासे सामने आ रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज को सुनकर अमृतपाल की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारत के वीर पुत्र अजीत डोभाल दुनिया के सबसे खतरनाक डिटेक्टिव में से एक है, जिन्होंने पाकिस्तान और खालिस्तान की मांद में घुसकर उनकी बैंड बजा दी है। अपना भेष बदलकर और पहचान छुपाकर अजीत डोभाल ने कई सालों तक पाकिस्तान में घुसकर उसके चप्पे चप्पे पर अपनी पकड़ बना ली थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। ठीक उसी प्रकार अजीत डोभाल ने खालिस्तान समर्थक भिंडारवाले की मांद में घुसकर उसकी औकात का पता लगाया था, जिसके बाद ऑपरेशन थंडर के तहत भिंडारवाले को मार गिराया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान आईएसआई के अंदर आज भी ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो अजीत डोभाल के इशारों पर नाचते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान, उसका आईएसआई, उसका प्रधानमंत्री और उसका सेनाध्यक्ष सबके सब अजीत डोभाल का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। आज खालिस्तान भले ही अलग होने की जिद कर रहा है, लेकिन उसे पाकिस्तान की हालत भी देख लेनी चाहिए। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बुरी तरह से बर्बाद हो गया और आज उसके लोग आटे के लिए भगदड़ में रोज मर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का समर्थन पाकर बांग्लादेश आज जमकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। खालिस्तान को समझना चाहिए कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में भारत को तोड़ना तो छोड़िए, इसके 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख नहीं उठा सकता। जब से अजीत डोभाल की खालिस्तान मुद्दे पर एंट्री हुई है, उसके बाद से ही अमृतपाल कई बार नेपाल भागने की कोशिश कर चुका है, लेकिन बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है जिसे देखकर अब वह नेपाल भागने की कोशिश नहीं कर सका। जिसे देखते हुए अब वह नेपाल भागने की कोशिश नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को देश से बाहर भगाने में चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे दरिंदे देशों का भी हाथ हो सकता है। लेकिन जब तक अजीत डोभाल साहब की सांसें चल रही है, तब तक वे मां भारती की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। इस वजह से भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने इस मोर्चे को संभाल लिया है, ताकि यह मामला एक बार फिर से भिंडारवाले की तरह ना भड़क जाए। यह सभी भारत के दुश्मन देश है और हमेशा भारत को रोते और तड़पते देखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से ही अमृतपाल कई जगहों से भागा है। वह बार बार अपना लोकेशन चेंज करके पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही उसे पंजाब के पटियाला में देखा गया था, जिसके बाद दिल्ली आईएसबीटी पर भी उसकी मौजूदगी की खबर आई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश के गांव और खेतों में घूम रहा है और किसी तरह से नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगती पंजाब की सीमा को सील कर दिया गया है। 8 से 10 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस वक्त अमृतपाल अपने साथियों से केवल कोडवर्ड में ही बात कर रहा है। उसे इस बात का डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए वह देश छोड़कर भागने की फिराक में भी है। नहीं तो जान बचाने के लिए उसे पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी अमृतपाल से गुजारिश की है ताकि वह सरेंडर करके अपनी जान बचा सके और पंजाब की स्थिति को नॉर्मल करने में मदद करे। दोस्तों, अमृतपाल के कई करीबी पकड़े जा चुके हैं, जो धीरे धीरे भयंकर खुलासे कर रहे हैं। हम आगे के सभी अपडेट आपसे लगातार शेयर करने वाले हैं। इस बीच खबर आ रही है कि अमृतपाल ने फेक संगठन बनाया था, जिसका नाम वॉरिस पंजाब दे रखा गया था। असल में यह संगठन दीप सिद्धू का हुआ करता था, जिस पर अमृतपाल पहले भी कई बार कब्जा करने की कोशिश करा था, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो गया था। दुबई से भारत लौटने के बाद अमृतपाल ने दीप सिद्धू के परिवार से वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बनने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दीप सिद्धू के परिवार ने उसे यह पद देने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद अमृतपाल ने अपने बदमाशों के साथ मिलकर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया और खुद का नकली वारिस पंजाब दे संगठन का स्थापना किया और लोगों में यह भ्रम फैला दिया कि यह दीप सिद्धू का अगला वारिस वही बन गया है।
दीप सिद्धू के मारे जाने का सबसे बड़ा फायदा अमृतपाल ने उठाया। दीप सिद्धू के परिवार ताकता रह गया और अमृतपाल ने नकली वारिस पंजाब दे बनाकर पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे दुनिया में छा गया। लेकिन आज भी दीप सिद्धू का परिवार यह मानता है कि वारिस पंजाब दे का असली हकदार वही है, लेकिन अमृतपाल ने उसके संगठन को हाईजैक कर लिया है। लेकिन अब पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को खुला आदेश दे दिया है ताकि अमृतपाल को जिंदा या मुर्दा जल्द से जल्द पकड़ा जाए और खालिस्तान का ड्रामा भारत से हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से तगड़ी मार पड़ी है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो फैसले किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने के काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ आर्थिक तंगी में महाकंगाल हुआ पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज का इंतजार कर रहा है, तो संस्था की तरफ से अब यूक्रेन और श्रीलंका के लिए पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। आईएमएफ ने युद्ध झेलने वाले देश यूक्रेन के लिए सबसे बड़े पैकेज का ऐलान किया है और पाकिस्तान ताकता रह गया। जी हां, फरवरी 2022 से रूस के साथ जंग का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से 15.6 अरब डॉलर वाले कर्ज पैकेज का ऐलान किया गया है। यूक्रेन दुनिया का पहला देश है जिसे युद्ध के बीच इतनी बड़ी मदद का ऐलान किया गया है। वहीं यह खबर पाकिस्तान को मुंह चिढ़ाने वाली है। इतिहास में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज का इंतजार है, लेकिन पहले श्रीलंका और अब यूक्रेन के लिए लोन की घोषणा करके आईएमएफ ने पाकिस्तान का खून जलाने का काम किया है। एक तरफ युद्ध में अटके यूक्रेन को आईएमएफ से मदद मिल गई है, तो वहीं मुश्किलों में फंसे पाकिस्तान के लिए मुश्किल शर्तें रख दी गई है। आईएमएफ की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि यूक्रेन की अथॉरिटीज और आईएमएफ स्टाफ के बीच एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। मैक्रोनॉमिक्स और वित्तीय नीतियों पर हुए इस समझौते को 48 महीनों वाले एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी EEF के तहत मदद दी जाएगी। खास बात यह है कि यूक्रेन के लिए इस भारी भरकम पैकेज का ऐलान ठीक उसी दिन हुआ है जिस दिन पाकिस्तान कुवैत से ईंधन की खरीद की पेमेंट पर बड़ी मुश्किल से दिवालिया होने से बचा था। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल भरे होंगे। आईएमएफ का कदम पाकिस्तान की सरकार के लिए काफी कठिन है, क्योंकि संस्था की तरफ से देश को सिर्फ 6.5 अरब डॉलर वाला राहत पैकेज ही मिल सकेगा। यह पैकेज मुल्क की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में नाकाफी है। आईएमएफ के साथ हुई डील के तहत पाकिस्तान को या तो एक अनुदान के बराबर खर्च को कम करना होगा या फिर उस राशि के बराबर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का वादा आईएमएफ से करना होगा। आईएमएफ की तरफ से देश के सामने कई मुश्किल शर्तें रख दी गई है, जिनमें से एक शर्त यह है कि यह सबसे मुश्किल है। यूक्रेन जहां एक तरफ रूस के साथ जंग में जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी जंग की वजह से वह कर्ज का भुगतान करने में असफल है। लेकिन इसके बाद उसे आसानी से 15.6 अरब डॉलर का कर्ज मिल गया। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो यूक्रेन की मदद के लिए आईएमएफ ने अपनी शर्तों से किनारा किया है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंस की प्रोफेसर शहरजादे रहमान से एनपीआर के स्टॉक साइमन ने पूछा कि जब अपने करीब 80 साल के इतिहास में आईएमएफ ने युद्ध में देशों को कर्ज नहीं दिया है, आपको क्यों लगता है कि वे अब बदल गए हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बैंकिंग लोन का नियम काफी आसान है। जब कोई देश युद्ध में होता है तो वह आईएमएफ के लिए खतरा पैदा करता है। ऋण देने का नियम सरल है। आईएमएफ ने कहीं भी यूक्रेन का जिक्र नहीं किया। साफ है कि यह नियम परिवर्तन राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि जब आईएमएफ पैसा उधार देता है तो जो देश पहले से संकट में है उस पर बहुत ही कठोर शर्तें लगा देते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।